में 5 ही लोग क्लैट के लिए पढ़ रहे हो। कौन? तुम्हारे दोस्त को बोल रहा है। यार करना आज ख़त्म करते हैं 2 घंटे में। जितने टॉपिक्स हो सकते हैं करवा दें, टाइटल्स पे डाल दें ताकि बीच बीच में सॉल्व करते रहे। उसके बाद या तुम लोग ये स्क्रॉल हो जाता है जल्दी जल्दी कि टाइम लगता है। कौन है? भाई क्या है ये? होता ही नहीं है। हो गया। एग्जाम्पल तुम्हारे होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। देखो, एजम्पशन क्वेश्चंस में होता क्या है, प्रेमाइस पता है क्या होता है? क्या होता है? तुमको हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँगी कि आज कपड़े बाल थे, ये मेरे प्रेमाइस हो गए, और मैं कंक्लूजन पे आई क्योंकि मेरे कपड़े बाल के लिए एंड क्योंकि प्लांट्स के लीव्स पे भी पानी की ड्रॉपलेट, इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कुछ अभी हुई है। ठीक है, तुमने ये इन्फ्रेंस बारिश होने से कपड़े और वगैरह एटसेट्रा गीले होते हैं। ठीक है, एग्जम्पशन ये हो कि सिर्फ बारिश होने से ही बालकनी के कपड़े गीले हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं जिससे नहीं हो सकते हैं। तभी तो आपने पड़ोस डाल दिया। ये भी हो सकता है, भी नहीं हुआ, भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये मैंने अगर भी हो सकता है, अगर बारिश नहीं भी हुई होती तो ऑथर का कंक्लूजन ये गलत आ जाता। जरूरी है ऑथर होने के लिए, ऑथर मेंशन नहीं किया है, ये अनस्टेटेड का एग्जम्पशन कहते हैं। ये मान के चल रहा है। जब तुमको बताना होता है कि ऑथर मान के क्या चल रहा है ताकि उसका कंक्लूजन ट्रू हो, तुम सारे ऑप्शंस को उल्टा करके देख सकते हो। अगर तुमने इस ऑप्शन में मान लो नॉट लगा दिया, उसका उल्टा कर दिया, और तब भी कंक्लूजन में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एग्जम्पशन इसका है नहीं। अगर तुमने जैसे इस ऑप्शन को उल्टा किया और तुम्हारे कंक्लूजन पे फर्क पड़ रहा, इफेक्ट आ रहा है, तो वो तुम्हारा एग्जम्पशन होगा। ठीक है, एंड फॉर एन अनस्टेटेड प्रमाइस दैट कनेक्ट्स द एविडेंस टू द कंक्लूजन। ठीक है, कि तुम्हारे कपड़े तभी भीगेंगे जब बारिश हुई होगी। ट्रिक इसमें यही होती है जो मैंने भी करी, दैट इज नेगेशन टेस्ट। जब नेगेशन टेस्ट आ जाएगा तो एलिमिनेशन भी उसी में आ जाएगा। तुम एक एक क्वेश्चन को देखोगे, एक एक ऑप्शन को देखोगे, उसको उल्टा करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हें वो ऑप्शंस मिलेंगे जिससे कंक्लूजन को फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे वैसे वो ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोगों को भी बड़ा करना पड़ेगा, सॉल्व करूँ तो नहीं हो पाएगा ना, हाथ लग जाएगा। मैं क्विट करूँगी तो सब गायब भी हो जाएगा। ये देखते हैं, द सिटी इंस्टॉल न्यू लेन्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बाइक लेन्स, जैसे गोमती नगर में क्या है कि रोड के बीच में एक साइकिल वाला पाथ बनाया गया है, वैसे ही गवर्नमेंट ने साइड में बाइक लेन्स बना दी जो शहीद पथ पे भी है कि कार्स यहाँ पे चलेंगी, बाइक साइड में चलेंगी, क्योंकि जो बाइक के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ देम, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। एजम्पशन ये है कि न्यू बाइक लेन्स साइकिलिस्ट या फिर जो बाइक राइडर्स हैं वो यूज़ करेंगे, तभी तो एक्सीडेंट कम होंगे। ये ऑप्शन नहीं किया है।
अगर मान मेरे पास तो तुमने इसका उल्टा कर दिया, तुम्हें क्या निगेट करना है, इसको पढ़ा कि विल नॉट बी एबल टू हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट। अगर बाइक लेन्स जो अपने बाइक राइडर्स हैं साइकिलिस्ट यूज़ ही नहीं करेंगे, और ये होता भी है, आपको अगर जैसे अगर जब 3 लेन का रास्ता होता है तो वही होता है कि आप जब 50 के ऊपर चल रहे हो तो आपको डिवाइडर के पास करना होता है, जैसे जैसे स्लो होता है आपको उधर करना होता है। बट तुम देखोगे कि जो बहुत कम की स्पीड पे भी चल रहा है वो भी डिवाइडर के पास आके ड्राइव करने लगता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर बाइक वाले तो और डिवाइडर के पास आते हैं, वो कभी साइड पे तुम्हें चलते हुए दिखेंगे भी नहीं। तो जब तक बाइक लेन्स बाइक वाले यूज़ ही नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट तो तब भी कम नहीं होंगे। तो अगर ऑथर कह रहा है कि बाइक लेन यूज़ करने से एक्सीडेंट कम होंगे, तो ये मान के चल रहा है कि जो भी बाइक राइडर होगा वो बाइक लेन पे चलेगा ही चलेगा। अगर वो नहीं चलेगा तो ऑथर का कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो ये एक अनस्टेटेड प्रेमाइज को लिंक कर रहा है कंक्लूजन के साथ, तो ये एजम्पशन हुआ ऑथर का। ठीक है, अगर ये आर्ग्यूमेंट में मेंशन होता कि द सिटी इंस्टॉल न्यू बाइक लेन्स सो द नंबर ऑफ बाइक एक्सीडेंट्स विल डिक्रीज बिकॉज दे विल यूज द बाइक लेन, तब ये एजम्पशन नहीं होता। एजम्पशन की एक बात बहुत ज़रूरी है कि वो लिखा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, लाइक मेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंसर भी लिखा, छुपा भी नहीं सकती। स्कूल्स, स्कूल्स पीरियड जो भी है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। ना ना ना, प्राइवेट स्कूल पे डिपेंड करता है कौन सा प्राइवेट स्कूल है। अगर तुम्हें विलेज पे जाते हो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी है और गाँव में ही प्राइवेट स्कूल्स हैं। दिल्ली में तो पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे हैं। अरे मैंने अपने रिलेटिव को बताया कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर दो, आपके बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ डाइवोर्स के चांसेस ज़्यादा रहती है, तो प्रॉपर्टी बीवी लेके चली जाएगी। मेरे नहीं, रिलेटिव के यहाँ था, आइडिया दे रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि कल को डाइवोर्स वगैरह हो जाए तो। क्या, वो बात नहीं है, वो उसने बताया था ना कि EWS के लिए आप मामा के नाम पे कर दो पूरी प्रॉपर्टी तो मिल जाता है। मैंने अपने रिलेटिव को बताया, उनका यही था कि यार कल को डाइवोर्स हो गया तो पापा के पास तो बचेगा नहीं तुम्हारे। अच्छा, इसका छोटा नहीं होता। क्या क्या, कि जितनी पुरानी। अच्छा। हम्म। क्या। हाँ हाँ। ये किया। तो ये वाला करना छुपा दिया। एग्जाम्पशन बताना है। आर कंपनी रिसेंटली लॉन्च एन एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम, जिसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें रखने से। बताओ आया कैसे सारे ऑप्शन। ये कैसे है। वेलनेस प्रोग्राम ओनली फैक्टर दैट इफेक्ट एक्टिविटी। अगर यहाँ पे, हाँ लाइक ये ओनली एक्सट्रीम हो गया। अब प्रोग्राम इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट प्रोडक्ट्स दैट इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम के अलावा भी और सारे प्रोग्राम्स हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। यही था कि बढ़ेगी, उसने ये नहीं कहा था कि एम्प्लॉय से ही बढ़ेगी। ठीक है, अगर ने बोला होता कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब वेलनेस प्रोग्राम हम लाएंगे, तब यहाँ पे ओनली ट्रू होता। ठीक, ऑप्शन बी है कि एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे वेलनेस प्रोग्राम पे। अगर हम इसको नेगेट करें कि एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ये ऑथर का
कंक्लूजन वो लिंक नहीं कर रहा है एजम्पशन, नहीं करेगा अगर हम नॉट हटा देंगे तो, ठीक है। वेल डिजाइंड, मान लो वेल डिजाइन नहीं है, हो सकता है तभी प्रोडक्टिविटी बढ़े। वेल डिजाइन मतलब क्या कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा कम अच्छे से डिजाइन होगा तो प्रोडक्टिविटी कम बढ़ेगी, ठीक है। वेलनेस प्रोग्राम के अलावा भी सारे फैक्टर्स हैं जिससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, बट ये ऑप्शन ये तो नहीं कह रहा है कि वेलनेस प्रोग्राम से नहीं होता, वो मान रहा है कि वेलनेस प्रोग्राम से कुछ तो फर्क पड़ता है ना। ये बात में जरूरी है, इजी था। थोड़ी सी लेंथ बढ़ाई है, लिखा तो नहीं था मैंने, हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है आज? क्या ऑप्शन है? मैंने भी रीड किया, भी करना है। कुछ तो बोलो, मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ तो मार्क करोगे। गाइस मैं पास हो गई फर्स्ट सेमेस्टर। अरे कुछ तो ऑप्शन होगा, अच्छा एलिमिनेट कौन से किए? अच्छा बता दो आर्ग्यूमेंट क्या है, करते हैं। नीचे से चाहिए एक्चुअली। In recent years, urban communities have increasingly embraced the concept of renewable energy resources, believing that they are essential for sustainable development. इसका ये है कि जो renewable sources होते हैं, energy होती है, वो sustainable development के लिए important है। City planners have begun to prioritize the integration of solar panels, wind turbines, and other green technologies into a new infrastructure projects. Proponents argue that this shift not only reduces dependence on fossil fuels, but also creates new job opportunities in the green energy sector. However, critics claim that the initial cost of implementing can be prohibitive, especially for prohibitive मतलब ये होता है कि जब होती है सोलर पैनल्स की तो तुम्हें प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है इस पे इन्वेस्ट करने के लिए लेने से, especially for lower income neighborhoods that may struggle to afford high utility bills in the transition period. मान लो जब बहुत बड़ा सा पैसेज होता है क्लार्ट का, तुम आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल पाए, मान लो तुम भी मैं भी नहीं निकाल पाई और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम ऑप्शंस पे डायरेक्टली आ सकते हो, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग assumption मेड इन द आर्ग्यूमेंट अबव? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, देखो जब भी कुछ होगा फोकस करना लास्ट लाइन पे। लास्ट लाइन ये कह रही है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रोहिबिटिव हो सकता है ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज पे इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो जो मेन आर्ग्यूमेंट होगा या कंक्लूजन होगा जो इसी से लाई करता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली देन फॉसिल फ्यूल्स, ये आई थिंक इसमें मेंशन्ड है।
ये एक्चुअली इसमें रुको और देख लेते हैं। इसमें से हटा कौन से सकते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होंगे एक्सेसिबल होंगे ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग विल डिक्रीज ओवर टाइम, ये भी इसमें कुछ नहीं लिखा है। अर्बन कम्युनिटीज कैन ओवरकम द फाइनेंशियल बैरियर्स एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। क्या अर्बन कम्युनिटीज कैन ओवरकम अर्बन urban communities can overcome financial barriers associated with the transition to renewable energy sources. क्या वो ये कह रहे हैं कि अर्बन कम्युनिटीज़ ने रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत तारीफ करी है, ठीक है। ये लोग बहुत इम्ब्रेस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि अर्बन में जो रहते हैं वो ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करते हैं रिन्यूएबल जो चीज़ें हैं, इस वजह से जो लोग सिटी प्लान कर रहे हैं वो और सोलर पैनल्स वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोअर इनकम नेबर्स है, लोअर इनकम नेबर्स कौन से में, गाँव वगैरह, ये उनके लिए थोड़ा सा प्रोहिबिटिव होता है जब वो रिन्यूएबल एनर्जी पे स्पेंड करते हैं। इस वजह से गाँव में इतना अफोर्ड नहीं हो पाता, तो सिटी प्लानर्स बेसिकली बता रहे हैं कि अर्बन कम्युनिटी ज़्यादा एक्सेप्ट किया है रिन्यूएबल सोर्सेज की जो एनर्जी है रादर दैन जो लोअर इनकम नेबरहुड्स हैं। इस वजह से जो सिटी प्लानर्स हैं वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सिटी प्लानर्स में, विंड टर्बाइंस वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है देन फॉसिल फ्यूल, सही नहीं है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वैसे भी नहीं है, तुम टेक्निकली सोचो, बट फॉसिल फ्यूल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ही नहीं। अगर ये थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता तो इसकी तारीफ होती। इन्होंने अपने फॉसिल फ्यूल पे लिखा है कि फॉसिल फ्यूल पे, फॉसिल फ्यूल है ही नहीं, उस पर डिपेंडेंट जितना कम हो पाए वो करना है। अगर वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता, ठीक है, ऐसे तुम टेक्निकली देखो तो विंड टर्बाइंस पे कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं, क्योंकि वो खराब तो होंगे कभी ना कभी। सोलर पैनल की भी एक बैटरी की लाइफ होती है, ऐसा तो नहीं कि लाइफ बढ़ चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे बोलूँ कि थोड़ा बहुत है तो समझ में आता है, फॉसिल फ्यूल है ही नहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और वो भी नहीं है। तुम्हारा जो एजम्पशन होना चाहिए वो थोड़ा सा कंक्लूजन पे पिन करना चाहिए। जब अर्बन कम्युनिटीज से हो रहा है एंड तुम्हारा लोअर इनकम नेबरहुड्स पे हो रहा है, तो जो एज्यूम करोगे तो थोड़ा सा उसे लिंक होना चाहिए। इसमें जो रीज़न बताया वो बता देती हूँ। ए जो है प्रेमाइस है रादर देन एजम्पशन, क्योंकि पैसेज बेनिफिट्स बता रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के। पहली बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जब अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं, नाइस हो गया है ना। ऑप्शन बी एजम्पशन नहीं है, वो तो अलग है। ऑप्शन डी इज अ नेसेसरी एजम्पशन बिकॉज द आर्गुमेंट रिलाइज ऑन द आइडिया दैट कम्युनिटीज जो कि फाइनेंशियल चैलेंजेस मैनेज कर लेती हैं वही रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर पाएंगी, ठीक। हाँ, जब तुम्हें ज़्यादा लगे ना कि कुछ फैक्ट या कुछ अजीब सा हो रहा है, मैं तो ये भी है क्योंकि फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा फ्रेंडली है तो कौन सी बात हो गई, ठीक है। हाँ, होता है कि इनका मान लो रीज़न ये है, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कि जो भी एजम्पशन होगा वो तुम्हारे कंक्लूजन से कहीं ना कहीं लिंक करना चाहिए, ठीक है। वो तुमको ऐसे कंफ्यूज करेंगे, दो ऑप्शंस में हमेशा से कंफ्यूजन होती है, तब तुम्हें देखना होगा कि सेंस क्या बना रही है कौन सी चीज़, ठीक है। वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम अगर बहुत प्रैक्टिकली सोचो तो सबसे अच्छा यही लग रहा है, और तुम डी इग्नोर करोगे क्योंकि डी की इंग्लिश थोड़ी सी गंदी है, बट इग्नोर नहीं करना है, दिमाग लगाने के पे हो रहा है एंड लोअर इनकम नेबरहुड्स पे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो सब हटा लेंगे, इसमें हटाने में आएगा, ठीक। धीमे धीमे लेंथ बढ़ाई है, ठीक है। ठीक है।
इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं सीआर में, इस वजह से दिया है। कर दूँ? दिख रहा है? ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है। बाकी सब In recent years, the adoption of electronic vehicle has been named as a crucial step towards reducing carbon emission. एक बात बताओ, पहला स्टेप पढ़ना जरा। एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक है, क्योंकि वो कार्बन एमिशन कम। और ए ऑप्शन क्या है? तो जब वो लिखा हुआ है, जब वो लिखा हुआ है तो एग्जम्पशन नहीं होगा। एग्जम्पशन तो नहीं लिखा होना चाहिए ना पैसेज में। समझ में आया? ए बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ट्रांजिशन करते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है कार्बन एमिशन का। तुम फर्स्ट लाइन पढ़ो, एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक क्रूशियल स्टेप है क्योंकि वो कार्बन एमिशन कम करता है। तो एजम्पशन पैसेज में बिल्कुल भी लिखा नहीं होना चाहिए। एजम्पशन वो होता है जो चलते हो। तो ये गलत हो गया। तो ठीक है, मैनी गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड पॉलिसीज इनिशिएट कर रहे हैं ताकि लोग ईवीज और ज़्यादा यूज़ करें, और उसके लिए उनको सब्सिडीज़ वगैरह दे रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं कंपनीज उसको भी डिस्काउंट दे रहे हैं, और जो कस्टमर ले रहे हैं उनमें भी टैक्स कम लगा रहे हैं ताकि कस्टमर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल लें। प्रपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर्ग्यू कि जो ट्रांजिशन, अच्छा ये देखना भी, एंड स्टैब्लिश कर रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जैसे पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, चार्ज करने वाले स्टेशन तो तुम्हें इतने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो कंट्रीज कह रही हैं कि ईवीज अडॉप्ट करो, सब ग्रीन ग्रीन होगा, वो कह रही है कि हमें इंसेंटिव सब्सिडीज भी देना और स्टैब्लिश पड़ेगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि ट्रांजिशन से, इस ट्रांजिशन से हमारी डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल तो नहीं कम होगी, बट इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो जाएगा इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। वो कहते हैं कि ईवी जितना ज़्यादा कॉमन होगी, प्राइस ऑफ बैटरी कम हो जाएगी और सब लोग उसको लेने लगेंगे। लेकिन क्रिटिक्स बताते हैं कि जो हमारा करंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, गाँव में तो बिल्कुल नहीं है, और एक चैलेंज बन गया कस्टमर के लिए कि वो कैसे ट्रांजेक्शन स्मूथली करे, पेट्रोल से कैसे आया। एडिशनली बहुत सारे कंसर्न है इन्वायरमेंट के। ठीक है, क्योंकि बैटरी को जब हमें डिस्पोज करना होता है, इंडिया की पब्लिक इतनी अच्छी नहीं कि प्रॉपर अच्छे से डिस्पोज वगैरह करे, है ना, फेंकेगी। उसके अलावा बता रहे हैं दैट हम इतना ज़्यादा ईवीज़ के लिए पुश करें कि ईवीज़ करो, यूज़ करो। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को सिस्टमिक चेंजेस पहले करने चाहिए। से पहले आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो कि ईवीज़ चल पाए हर जगह पे।
जैसे कि इम्प्रूवमेंट करो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, अर्बन प्लानिंग में, ताकि सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हो। मतलब ये है कि जो पब्लिक बस है, मान लो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उनको पहले ईवीज में आप कन्वर्ट करो, क्योंकि पब्लिक व्हीकल ज़्यादा होते हैं। अगर तुम ओवरऑल देखो, बस यूज करते हैं जो जनरल पब्लिक है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो जाएगी तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज़ कर रही है। ठीक, गिवन डिफरेंट पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर हो जाता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करो, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स देगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे, किस तरीके से आप इंश्योर उसकी बैटरी नहीं फेंकी जाएगी, किस तरीके से आप इंश्योर करोगे कि ईवीज एनवायरमेंटली है, और ये सब एड्रेस करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, करंट चार्जिंग इम्प्रूव, सी वाला है कंज्यूमर्स प्रायोरिटाइज करेंगे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ओवर देयर पोटेंशियल इनकम। ये तो बिल्कुल स्टूपिडिटी है। अगर कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो रहा है, क्यों यूज कर, प्रोडक्शन डिस्पोजल करेक्ट होगा। तो कभी कभी जब तुम्हें ऑप्शन समझ में ना आए, तुम एलिमिनेशन बाकी तीनों ऑप्शन तो हटा सकते थे। अच्छा, इसे बी एलिमिनेट किया था, तो मतलब बी और डी एलिमिनेट, बी से एलिमिनेशन स्टार्ट हुआ था। ए किसने चूज किया था, तुमने किया था, क्यों चूज किया था, देखा नहीं था ना फर्स्ट लाइन, तो गलत बात। एजम्पशन लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, मैंने नवंबर में गलती करी थी मॉक लगाने के बाद भी। ठीक है, और वो ऐसा भी नहीं था कि फर्स्ट लाइन तुमने नहीं देखी हो, बीच में कहीं घुसा हुआ तो मैंने नहीं देखा था। तो तुम सोचो ना एलिमिनेशन से कितना ईजी है ना। ध्यान से रीड करना जरूरी है। मेरे को क्या है, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट तो नहीं है, ये इजी टू, अगर तुमने सही से रीड किया होता तो इजी है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, ए वाला साफ साफ मेंशन था, तो वो समझ में नहीं आ रहा क्या। नहीं, बिल्कुल कंफर्म्ड है। अब हम पढ़ेंगे इवैल्यूएट करना आर्गुमेंट को। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब पैसेज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आने लगती है, तो जब बहुत लंबा पैसेज होता है हम कैसे आर्गुमेंट निकाल सकते हैं जो हमारे पास पैसेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमें सपोर्ट या वीकेंड नहीं करना होता है आर्गुमेंट को, हमें बस निकालना होता है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ताकि आप मेन आर्गुमेंट जो ऑथर कहना चाहता है वो समझ सको। टेक्निकली बस तुम्हें ये करना है कि मान लो तुम्हें जब तुम्हें पैसेज पढ़ना है, तुमको अपनी फीलिंग्स हटानी है, और तुम्हें समझना है कि ऑथर ने ये क्यों लिखा होगा। ठीक है, ऑथर कहना क्या चाहता है। जब बहुत लंबा पैसेज होता है तो हमेशा बिगिनिंग और एंड से समझ में आ जाता है कि ऑथर किस चीज़ पे फोकस करना चाहता है। ठीक है, और वहाँ पे फोकस ये नहीं था, अगर तुम बहुत लाइट लाइट रीडिंग करो तुम्हें लगेगा ईडब्ल्यू के बारे, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, और अच्छे से रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ऑथर ने क्यों लिखा होगा, ऑब्वियसली ईवीज के बारे में बात तो नहीं करने के लिए लिखा होगा। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, बस तुम्हें देखना है कि कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तुम्हें, जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऑथर कहीं और साइन करना चाह रहा है। ठीक है, ट्रिक ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड आइदर स्ट्रेंथन और वीकन द कनेक्शन बिटवीन एविडेंस एंड कंक्लूजन। ये जी मैट की ट्रिक है, मेरे को भी समझ में नहीं आई आज तक। ठीक है, बट ये होता है कि जो एविडेंस है, मान लो प्रेमाइस है और कंक्लूजन है, और उसमें कुछ चीज़ें तुम्हें ऑप्शंस में होंगी। ठीक है, क्योंकि मेन आर्ग्यूमेंट नहीं देते ये लोग। हाँ हाँ, पॉइंट ये है कि कभी कभी पैसेजेस में एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, पैराग्राफ पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट की बात नहीं होगी, तो कोई भी ऐसे ऑप्शन जो सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑथर कुल मिला के कहना चाह रहा है, ठीक है, उसकी फील्ड जो सपोर्ट करेंगे वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आता है इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट, नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसमें आपको बस इतना देखना होता है ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुम्हें कंक्लूजन और अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखो, स्कूल ने नए एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोग्राम्स ऐड करे ताकि स्टूडेंट्स वेल राउंडेड बन जाएं। ठीक है, प्रॉपर ऑलराउंडर टाइप्स बन जाएं। ठीक है, समझ में आया। हमें इवैल्यूएट क्या करना है, हमें वी नीड टू नो हाउ मच स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन दीज प्रोग्राम्स, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन एक अच्छा मेजर होता है कि नहीं ऑलराउंडर बनने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आर्ग्यूमेंट वुड फॉल अपार्ट। देखो ये देखो एक सेकेंड, अगर मैंने बोला कि न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस विल इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर इसने बोला, आर्ग्यूमेंट है मान लो ऑथर का, कि न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ की, तो अगर हमें इवैल्यूएट करना है कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट सही है कि नहीं, ठीक है, तो हमें देखना होगा कि जो हमारे ऑप्शन हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जो भी ऑप्शन ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेंगे वो ट्रू हो जाएगा इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल है, मेरे को भी टेक्निकली लगा था, ये देखना एक बार। और नहीं हो गया उसमें, एक सेकेंड, देख लिया ना, नहीं देखा पक्का।
अच्छा, ये करना तो पीछे तुम्हें नहीं दिख रहा। यार एसी तेज कर दो प्लीज, बहुत गर्मी लग रही है। 20 पे रखा करो ना, वेंट्स में ही पास कर दो। टफ तो नहीं होती है, पढ़ो तो। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वही फॉल कैट्स आर डॉग्स और ऑल डॉग्स आर वगैरह। और ब्लड रिलेशन तो हो जाएगा, डायरेक्शन वो सब तो इजी है। कोडिंग डिकोडिंग भी आती है। देखो मज़ा आती है, आई नो। टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है बस थोड़ा सा, क्योंकि सीट्स बहुत कम है एन की। देखो मेरे को ये है, पढ़ो वो जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हो। मेरे को पता था मैं होशियार बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ कि मेरी टॉप उसमें आ जाए, क्योंकि सीट्स ही कम है। 120 आई थिंक सीट्स ही हैं जितने भी होंगे। 130 है तो तुम जनरल ओबीसी एस सी एस सी पीडब्ल्यूडी सब मिलाओगे तो कम ही हो जाता है, 40-50 हो जाता है। इससे अच्छा कि तुम उतना डबल मेहनत क्लैट में कर दो। नहीं तो टॉप एन में होगा तो हैदराबाद में होगा, कोलकाता में होगा, जोधपुर गुजरात सब अच्छे हैं, लाइन से अच्छे हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ उसमें होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। देखो ऐसे तो हमारे में भी हुआ जब हमारा हो गया काउंसलिंग के टाइम। वो बस देखते हैं कि हाँ तुम ही हो। स्टार्टिंग जी के आती है, वो सही होती है अगर तुमने प्रॉपर। एक आती है प्रतियोगिता दर्पण फॉर कंपटीशन जीके की, कोई भी तुम मैगजीन डालो एमसीक्यू हो जाएगा। दे दो बैकअप के लिए, दे दो। यू नेवर नो। देखो बहुत लोग थे, एक लड़की थी, मैं बता रही, लड़की थी हमारे कैंप एरी में थी। वो क्लास में समथिंग हैपेंड, उसने जीके के पैराग्राफ में आंसर नहीं देखा, और टेंशन में क्योंकि थोड़ा सी यार गंदा सा आया था तो उसका क्यूटी में भी 2-3 क्वेश्चन छूट गए। उसकी रैंक नहीं आई। लाइक 5,000, अगर तुम्हें इसमें क्या था, जीके तो ईजी थी ना, तो जिसने जीके के 1-2 आराम से 7-8 हज़ार पहुंच गई रैंक, ठीक है। और वो पढ़ाई में थोड़ी सी अच्छी थी, उसके स्कोर आ रहे थे, तो उसने होशियारी में नहीं दिया था कि मैं तो ऐसा ही हो जाएगा कहीं। ठीक, पॉइंट इज 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन आर इनफ। जब तुमने क्लैट के लिए पढ़ा है तो तुम्हें बाकी तो आता है, एनालिटिकल 7 दिन के लिए इनफ है। ठीक है, जीके तुम वैसे भी पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत जीके रटना होता है, तो बस 7 दिन काफ़ी है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। अगर उसने एलिट का फॉर्म भरा होता, हो सकता नहीं हुआ। फिर उसने वो MHCET दिया, उसमें उसकी अच्छी रैंक आई, 99.99 परसेंटाइल आई। तो दे दो बैकअप के लिए। नहीं नहीं, दे सकते हो। BLLB की डिग्री नेशनल एप्लीकेबल है ना। नहीं नहीं, MIT के थ्रू एडमिशन होता है बॉम्बे वाले कॉलेजेस में, लेकिन डिग्री एप्लीकेबल है। और अगर तुमने बॉम्बे NLU बॉम्बे चूज़ किया है तो वहाँ पे हॉस्टल नहीं है, ये याद रखना। हाँ, मेरा फैमिली फ्रेंड है वहाँ पे, मेरी उससे कल ही बात हुई, तुमसे मेरे को बताया। तुम तो फ्लैट पे रहता है, सिंधी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये करना। पंजाबी एक होता है पगड़ी पहनते हैं, एक होता है नहीं पहनते हैं। बेसिकली बिजनेस वाला है तो उसकी सोच है वहाँ पे। ये करना। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं बॉम्बे भी जा सकती हूँ, तो इससे मैंने वहाँ पे आने का फ्लैट वगैरह। क्या? मैंने नीचे देखा ही नहीं कभी, ऊपर के देखो, टॉप 2 में ख़त्म, बैंगलोर हैदराबाद। वरना ऊपर जाओ, सुसाइड कर लो, लोअर पे मत जाओ। क्या? अरे मेरे मजाक में पड़ा था, कांटेक्ट करने में क्या कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये करना। क्या? कर लो, थोड़ा सा कर लो। डिस्ट्रैक्ट थोड़ा जल्दी हो जाते हो, कल को क्लैट का पेपर होगा, सुंदर सी लड़की आ गई, गया तुम्हारा पेपर। पेपर चल रहा है अब। ये पढ़ लो। देख लिया तुमने आंसर? देख लिया तुमने आंसर? अच्छा अभी यार कर लो ना। तुम सोचे थे सारे क्वेश्चंस में से मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊं तो इंपॉर्टेंट होंगे।
द कंपनी स्विच्ड टू अ 4-day वर्क वीक, सो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज। इन्हें यह था मंडे टू फ्राइडे में नहीं होता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा करते हैं कि हफ्ते में 4 दिन काम करना है। इससे एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है वो और खुश रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं, लाइक क्वेश्चन है व्हाट वुड हेल्प इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें तुम्हें देखना है कि जो ऑथर का है तुम्हें इसको ट्रू करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए सपोर्ट हो जाए। ठीक है, ऑप्शन 1 कह रहा है कि हाउ सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज वर बिफोर द 4-day वर्क वीक। अगर तुम्हें देखना है कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं, तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि 4 डे पहले से, मान लो 6 नहीं 5 होता है ना ऐसे तो कॉर्पोरेट में, 5 डेज ऑफ वीक वाली जॉब में उन्हें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। जब उन्हें पहले की सेटिस्फैक्शन पता होगी तो जब वो 4 डेज वाली सेटिस्फैक्शन करेंगे तो मेजर हो जाएगी, उससे आप आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएट कर सकते हो कि ऑथर सही बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको मान लो तुम्हें समझ में आ रहा है ऑप्शन हो सकता है, तुमने इसको होल्ड पे रखा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि एम्प्लॉयज़ को वर्क लाइफ बैलेंस पसंद है, सैलरी इंक्रीज पसंद है। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अलग से कुछ एज्यूम हुआ, क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेस्ट भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि वो वर्क लाइफ बैलेंस ही हो। मतलब ये थोड़ा सा वो हो गया, एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है ज़बरदस्ती का। हाउ प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टर वर्क वीक। प्रोडक्टिविटी की तो बात हुई नहीं है ना, तो 3 तो तुम्हारा अप कटा। ठीक है, फोर्थ वाला है कि वेदर द सैलरीज टू द रिड्यूस वर्क वीक। यहाँ पे बस इतना है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से मतलब है और डे से मतलब है। सेटिस्फैक्शन और डेज से लिंक इंटरलिंक में ही कोई ऐसा होना चाहिए, तो एक है कि सेटिस्फाई वाला वर्ड भी आ रहा है, वीक वाला वर्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो जब तुम सीआर करो, मैं ऐसे ही करती थी। ठीक है, मेरे को तो लंबा पैसेज का आर्गुमेंट ढूंढने में टाइम लगता था, मैंने करना छोड़ दिया, मैं टेक्निकली करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि तुम सेंस बना के देखो तो पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है वर्ड वीक का, तो ऑप्शन में वही होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं एलिमिनेट करती थी। बट जब तुम ये ट्रिक करोगे तो तुम्हारी बुद्धि जागनी, लाइक प्रॉपर जाग रही होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं तुम्हें तुक्का उक्का मारना है। इस वजह से मैं सीआर से स्टार्ट करती थी। जब मैंने प्रॉपर पढ़ लिया सीआर, स्टार्ट करने लगी, मेरा 20 से कम नहीं आया, कभी नहीं आया। स्पेंड करते पैसेजेस टफ हैं, छूट जाएंगे, तो हो जाएगा क्यूटी तुमसे। अगर तुम्हें पता है कि तुमसे क्यूटी हो जाएगी तो करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, गलत हो नहीं सकता वो, 100% होता है मैथ्स में, तो या तो सही होगा गलत होगा। 5-5 पूरे पूरे मिल रहे हैं। प्रैक्टिस करना होता है, मॉक लगाने होते हैं। देखो टाइम लगेगा, बट तभी तो रीडिंग बढ़ानी है थोड़ी सी। ये देखना, इसके रीज़न देख लेते हैं। मैंने एग्जाम रीज़न दिया है कि वर्क लाइफ बैलेंस और सैलरी इंक्रीज रिलेटेड हो सकता है, बट ये सेंट्रल नहीं आर्ग्यूमेंट के लिए। जो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है, मेन आर्ग्यूमेंट है। प्रोडक्टिविटी एक सेपरेट इशू है, इसमें हमारा भी था। सैलरी से सेटिस्फैक्शन हो सकता है, बट एक न्यू फैक्टर आ जाता है जो कि अनरिलेटेड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं था हमारा, कोई बात नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग पे आते हैं। स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। हमारा ऑथर का आर्ग्यूमेंट है वो और अच्छा लगे तुम्हें सुनने में। ठीक है, तुम्हें सपोर्ट करना, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग तो हो जाती होगी। ठीक है, अगर तुम्हें एजम्पशन को सपोर्ट करना है तो जो तुम्हारा स्ट्रेंथनिंग वाले हैं, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे सिर्फ आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करें, हो सकता है कि वो तुम्हारे एजम्पशन को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो तुम्हें एडिशनल एविडेंस दे रहे हैं ताकि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट और अच्छा लगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग में अगर न्यू एविडेंस आ रहा है ताकि ऑथर का आर्ग्यूमेंट और अच्छा लग रहा है सुनने में, वो भी सही है। अगर नए एजम्पशन आ रहे हैं ताकि आर्ग्यूमेंट अच्छा लगे, वो भी सही है। ठीक है, ट्रिक ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा एजम्पशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कंक्लूजन भी होगा। ठीक है, वो भी नहीं है। थिंक ऑफ द आर्ग्यूमेंट एज अ ब्रिज बिल्ड ऑन एविडेंस, ये रहने दो, एग्जाम्पल पे आते हैं। बाय ऑफरिंग फ्री फ्लू वैक्सीन्स टू एम्प्लॉयज वी विल रिड्यूस सिक डेज इन द ऑफिस। आर्ग्यूमेंट ने बोला कि हम जब अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री की फ्लू वैक्सीन डालेंगे तो सिक लीव्स कम हो जाएंगी। तुम ऐसे भी सोचे तभी पॉसिबल है जब आदमी की सिक लीव्स मेजॉरिटी 99% फ्लू की वजह से हो रही हो, क्योंकि सिक लीव तो कुछ भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, स्टमक एक भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। इन्होंने बोला कि हम जब फ्री फ्लू की वैक्सीन लगाएंगे तो सिक लीव्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो सिक लीव्स हैं वो फ्री फ्लू की वजह से हो रही है ना। ये स्ट्रेंथनिंग तब भी हो सकता है अगर बोला कि स्टडी शो कि फ्लू वैक्सीन डिक्रीज करती हैं लाइकलीहुड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्लू बाय 80%। यहाँ पे इन्होंने एविडेंस दिया है, तो अगर एविडेंस है वो भी ट्रू हो सकता है। मैंने एजम्पशन को स्ट्रेंथन किया था, वो भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, वो कभी तुम्हें साथ में नहीं देंगे, बाकी 3 ऑप्शन गलत ही देंगे। ये करना, इफ अ ट्रीज इट रिड्यूस पोल्यूशन। इसलिए स्ट्रेंथन तभी हो पाएगा जब तुम बोलोगे कि रिसर्च दिखाता है कि ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, ये भी एविडेंस हुआ। ये करना, अरे या फिर आंसर देख लिया तुम लोगों ने, देख लिया तुम लोगों ने।
ठीक है भाई, तभी सोचो कहाँ पे क्या है। ट्राई करो ना करने का। अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ, तो देख लेना। इम्प्लीमेंटिंग फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स विल रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, सर्वे शो करता है कि एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली एट, ये बता, सॉरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट अगर मेरे को नीचे डिस्काउंट चाहिए, तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा, मान जाएंगे। ऑप्शन है कि सर्वे शो करता है कि एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू स्टे एट कंपनीज विद फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। ठीक है, ये समझ में आ भी रहा है। सेकंड वाला को कैसे तुमने नेगेट लाइक हटाया, एलिमिनेट किया? अनरिलेटेड है। थर्ड, थर्ड हो सकता है। थर्ड तो उल्टा है, वो कह रहा है कि टर्नओवर रेट्स वैसे भी कम होते हैं, तुम वर्क आवर्स में कुछ करो या ना करो। तुम्हारा आर्गुमेंट है कि तुम्हें वर्क आवर्स में कुछ तो करना पड़ेगा अगर तुम्हें कम करना। ये ऑप्शन कह रहा है कि तुम करो या ना करो, टर्नओवर रेट कम ही रहता है। ये तो उल्टा हो गया। सी तो एलिमिनेट करोगे तुम, देखो फिर से देखो। तो वो कह रहा है कि सी हो सकता है ना। अगर मान लो पहले वाला सही है, मान लो तुम्हें ऑप्शन समझ में आ गया, तुम्हें एलिमिनेट तब भी करने पड़ेंगे सीआर में। सीआर में ये बहुत होता है जब तुम कहते हो कि अरे मैंने तो देखा नहीं ऑप्शन, या ध्यान नहीं दिया। देखो बी वाला तो तुम्हारा प्रॉपर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। थर्ड वाला कह रहा है कि फर्क नहीं पड़ता, वर्क आवर्स तुम कुछ भी करो टर्नओवर रेट कम ही रहेंगे। आर्गुमेंट कह रहा है कि तुम्हें फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स करने पड़ेंगे तब जाके तुम्हारे टर्नओवर रेट कम होगा। तो सी वाला ऑप्शन उल्टा हुआ ना। सी वाला, सॉरी फोर्थ वाला फ्लेक्सिबल विल, ये करो, छोटा कर दूं क्या, लाइक बड़ा करना है? पहले रीड कर लो फिर क्वेश्चंस। तुम लोग इतने खुश क्यों रहते हो? अगर तुमने कल को वहाँ बताना था, अगर तुम्हारा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉ कॉलेज में होगा, तुमने एडीआर में पार्टिसिपेट किया है और तुमने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें दो कंपनीज लड़ती हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, और तुम्हें एक एडीआर का, सॉरी मीडिएशन का देना पड़ता है सबमिशन, जिसमें तुम्हें लिखना होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बांटना वाटना होता है एंड ऑल। तो हमारा कुछ उसमें होते हैं रिक्वायरमेंट्स। हमारा एनोनिमस होता है, तो हम अपना नाम नहीं बताना होता जो भी हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट। और इसमें हमारा टीम कोड होता है कि आपका ये टीम नंबर है। हमारा टीम कोड 159 था। हमने एक कंडीशन नहीं पड़ी थी कि हर पेज पे टीम कोड लिखा होना चाहिए, तो हमने सिर्फ फ्रंट पेज पे 159 लिखा, और उसकी वजह से हमारे 8 मार्क्स कम हुए। 8 मार्क्स कम हो गए तो हमारी रैंक आई 150। अगर हम 8 मार्क्स जोड़ देते तो हमारी रैंक आती 34। हमें दुबई जाने को मिल सकता था। 3 कंपटीशन और होते, बट जो टॉप 10 टीम्स होती हैं उनको अब्रॉड भेजते हैं ये लोग। नहीं, पैसा अपना लगाना पड़ेगा, बट बुरा लगा, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नहीं देखते। क्या? अच्छा कैट, हाँ कैट मास्टर्स के लिए होता है, वो एमबीए है। कैट में क्या होता है, कैट में कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मान लो आईआईटी से बीटेक के तुम्हारा पैकेज है मान लो 1 करोड़, तुमने अगर आईआईटी के बाद एमबीए किया है, तुम्हारा पैकेज हो जाएगा 4 करोड़, क्योंकि तब तुम पूरी टीम को मैनेज करोगे। तो बेसिकली सब आईआईटी वाले बच्चे करते हैं एमबीए। तो एक आईआईटी वाला ग्रुप आ गया, फिर जो बच्चे निठल्ले होते हैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भी कैट कैट करते रहते हैं। ठीक है, कैट प्लस यूपीएससी भी एक ऑप्शन है, पता नहीं क्यों, बट एज प्रॉब्लम तो होगी उसमें, बट ठीक है। जो लोग नॉर्मल
कहीं से भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, वो ट्राई करते हैं एमबीए करने का। बट द थिंग इज कि अगर तुमने एक बार आईपी मैट दिया, ठीक है, तुम मान लो आईएम इंदौर गए, कोर्स होगा, उसके बाद वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं फॉरेन की, ठीक है, जो कॉलेजेस आते हैं, वो तुमको 100% स्कॉलरशिप में हायर करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मैनेजमेंट एक बेसिक लेवल पे सीख लिया है, ठीक है। तो तुम वहाँ पर थोड़ा थोड़ा उनका जो भी वो तुम्हें बताते हैं कि छोटी छोटी जगह पे तुम्हें काम करना है, पेड होता है वो बेसिकली। तुम वहाँ पे पेड रिसर्च करने जाओगे, वो होगा 2-3 साल का कोर्स। जब तुमने अब्रॉड से एमबीए किया, अब तुम जब यहाँ पे आए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ताज एंड ऑल का, बहुत हाई पैकेजेस, और जो बहुत 7 स्टार होटल्स हैं, वो सिर्फ आईआईएम वाले ही लोगों को हायर करता है। बट वही है, फिर तुम्हें थोड़ा सा ये है कि घर पे नहीं रहना होगा, होटल मैनेजमेंट में तुम्हें होटल पे रहना पड़ता है। बट अपने पर्क से तुम्हें ताज में प्रॉपर रूम मिलेगा, फैमिली का खाना पीना, बीवी बच्चे रह सकते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर सूट रूम होता है, खाना वाना 5-7 स्टार खाओगे, अच्छा होता है, मेरा बैकअप था वो। हाँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा को नहीं पसंद था वो ऑप्शन, उन्हें था नौकरों वाले काम क्यों करने हैं। कुछ भी करती भाई, नहीं होता तो देखो, मेरे को लाइक आईपी मैट पसंद था, मेरे को मैनेजमेंट पसंद है, तो हमारे घर में कोई पार्टी वार्टी होती है, लाइक टू होस्ट, अच्छा लगता है। बट वही है ना, बैठ के कमाना होता है जज को, जाओ बैठो रीड करो, करना नहीं है, मेरे मम्मा पापा को है ना, मेरे तो बहुत अलग प्लान है। जो बहुत होशियार बच्चे हैं वो आईआईटी कर रहे हैं, उनसे कम नीट कर रहे हैं, उनसे कम और भी अलग अलग एग्जाम कर रहे हैं। जो बहुत काबिल बच्चे हैं वो एनएलएसआई वगैरह जाके कॉर्पोरेट में जा चुके हैं। तो जो एक लेयर बची है, वो होशियार है भी नहीं जो एग्जाम क्लियर कर पाए। वो कहाँ के, आई थिंक एमईटी बीबीडी की हैं, समझ लो। फिर देखो, एक बार तुम्हें दिल्ली में आ गए, जब तुम लॉ करोगे, कास्ट सिस्टम जैसा चलता है, हायरार्की, तुम किसी कंपटीशन में जाओगे, तुम एनएलएस बैंगलोर के हो, तुम नीचे देखोगे नहीं, और वो तुम्हें देखेंगे, ठीक है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, इसको मेंटेन करना होता है। हम लोग एमईटी और बीबीडी वालों को कंपटीशन में भी इनवाइट नहीं भेजते हैं, लॉयड वगैरह को, समझो फिर। अब डिग्री के बाद मैं तो क्या, मैं सेकेंड ईयर पे हूँ, लाइक मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेम है, तब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर मैं डिग्री के बाद भी यहीं पे पढ़ाने आ रही हूँ, तुम समझो मेरी मजबूरी कितनी है। पढ़ लो अब, मजाक नहीं उड़ा रही, मैंने बता रही थी फैक्ट्स। जब करोड़ों के पैकेजेस लग रहे हैं लॉ करने से सिर्फ, और आप तब भी यहाँ हो, कॉलेज मेक्स अ डिफरेंस, कंपनीज आएंगी नहीं वहाँ पे। इसलिए मॉक लगा लो, साल में 2 बार, दिन में 2 बार। कोई पेन किलर रखता है क्या? पेन किलर, हेडेक? ब्रो मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। सॉरी, करते हो गया। दवाई है तो बताओ क्या है, निकोटिक्स, निकोटिक्स ये करो। तो बट नहीं पीना उसका फिर, वेप ले लो। बैड होता है, तुम्हारे पास में रहेगा, स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो तुम्हें फिर एडिक्शन हो जाता है, बस उससे ज़्यादा कुछ पहले से। छी, शेयर भी करते हो? ये सबके पास अपना अपना पर्सनल फ्लेवर वाला है ना, ये करना, कर लो यार पढ़ाई का, तुम लोग नहीं करते हो। मैं तो ऑनलाइन लेती हूँ, मेरा वो है ब्लूबेरी वाला। अभी मत करो, एनएलएस में आके करना पड़ेगा, बहुत टेंशन होती है यार पढ़ाई की। मेरे 8 नंबर जाए कल, मैं रो रही थी, पापा है कह रहे कोई बात नहीं, अगले साल चले जाना, जो भी सीन है। को अब्रॉड जाना था कंपटीशन के लिए, मेरा नेक्स्ट, एक होता है ना कि तुम्हारी बुलेट लिस्ट होती है कि तुम्हें साल क्या क्या करना है, मेरे को जाना था बाहर, फिक्स था मेरा, मेरे को पता था मेरा सिलेक्ट भी हो जाएगा।
फिर मैं पापा को बता के स्नीक आउट किया, पापा मैं जा रही हूँ, हो गया मेरा। मैंने कहा चली जाओ। मैं आई सुबह 6 बजे घर, तो बाहर बहुत ठंडी थी, तो तबीयत खराब हो गई। रीड किया, 200 वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का। हाँ बताओ, इसमें भी टाइम लग रहा है। मैं भी डिस्कस करूँ क्या, ये ऑप्शन दे दूँ? नहीं होना चाहिए ना। As climate change intensifies, many cities are adopting stringent regulations to limit। अच्छा तुम लोग ने वो पढ़ा है जो यूरोप, anyway, as climate change cities adopt strict regulations कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे रोक लगा सके, ठीक है। तो एक सिटी है ग्रीनफील्ड, उसने इंप्लीमेंट किया है सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पे बैन, ठीक है। और उसने कहा है, रीज़न उसने ये बताया कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी हार्म करते हैं। वाइल्ड लाइफ को क्यों हार्म करें? क्योंकि लोग जंगल में जाते हैं, अपना सामान लेकर प्लास्टिक वाला वहीं पे फेंक देते हैं। द सिटी काउंसिल बिलीव्स दैट ये जो बैन है, इससे सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट ही कम नहीं होगा, बट इससे रेजिडेंट्स को इंकरेजमेंट आएगी कि उन्हें और भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि रीयूजेबल बैग्स, टोट बैग्स एंड ऑल। इन्वायरमेंटल एडवोकेट्स कहते हैं कि जो सिटी है, जो बहुत बाकी सिटीज़ हैं, उन्हें भी सिटी से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। एम्फेसाइज करता है कि जो पॉलिसीज़ हैं ये ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने की, और एक कल्चर लाने की जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पे फोकस करता है। क्रिटिक्स लेकिन आर्ग्यू करते हैं कि अगर आपने सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग पे बैन किया है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, एंड उससे क्या होगा कि जो लो इनकम रेसिडेंट्स हैं उन पे इफेक्ट आएगा। तो वो कह रहे हैं कि जब आप सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग पे बैन लगाते हो, उससे ओवरऑल प्लास्टिक या क्लाइमेट पे कुछ असर नहीं आएगा, बट नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। जैसे जो सब्जी वगैरह बेचते हैं गरीब लोग एंड ऑल, ठीक है, वो पन्नी पे बेच देते हैं सब्जी वगैरह, प्रॉपर ऑब्वियसली बात है, जो बार बार आप यूज़ करते हो उस बैग में रखेंगे नहीं, ठीक है। तो जब लोग आएंगे उन्हें पन्नी में सब्जियां नहीं मिलेंगी, दिल ट्राई कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करें, जेप्टो से कर दें। तो जो लो इनकम रेसिडेंट्स हैं जो इस पर रिलाई करते हैं उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। तो वो सजेस्ट कर रहे हैं दैट इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक जो पे आप बैन लगा रहे हो, सिटीज़ को फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे और इंसेंटिव्स पे, ताकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो रिसाइकिल हो पाए। एजुकेट करो लोगों की कि आपने एक बार प्लास्टिक यूज़ कर लिया तो आपको ग्रीन वाले डस्टबिन या ब्लू वाले डस्टबिन में, ड्राई वाले में लगाना है, और फिर उसी प्लास्टिक को आप वापस से रीयूज़ करो, रिसाइकिल वगैरह करो। इससे क्या होगा, आप यूज़ भी करते रहोगे और वो ख़राब भी नहीं होगा। डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, ग्रीनफील्ड काउंसिल ने कहा है कि नहीं, हम यही करेंगे, बैन करेंगे, क्योंकि स्टडीज़ ने इंडिकेट किया है कि जो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है वेस्ट में, एंड कम्युनिटी को इंकरेजमेंट आती है सस्टेनेबिलिटी के एफर्ट्स के। समझ में? अब बताओ। इनके बाद क्या बोल रहे हैं? अगर उन्होंने लिखा होगा, इन्होंने लिखा होता है इन ऑफ क्रिटिक, तो वो तुम्हें बताना होता है कि बैन नहीं होना चाहिए, बट अब तुम यहाँ पे सपोर्ट करोगे कि क्यों बैन होना चाहिए, ठीक है। हम्म, दो ऑप्शन तो तुरंत तुम्हारे निगेटिफाई हो जाने चाहिए, एलिमिनेट हो जाने चाहिए, दो ऑप्शंस। कौन से? है ना, सी वाला कह रहा है लोग खुश नहीं है सिटी के काउंसिल के डिसीजन से, तुम खुश हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, और ये वीकेंड करेगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हट गया। क्यों? क्योंकि अगर वो दुखी होंगे तो मतलब जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि वो पन्नी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सी वाला हट जाएगा। डी वाला कह रहा है कि जो एजुकेशनल कंपेन्स हैं उन्होंने इंक्रीज कर दिया अवेयरनेस, ये भी गलत है, क्योंकि क्रिटिक का था कि आपको इससे ज़्यादा एजुकेशन पे करना चाहिए। सी और डी एलिमिनेट होने के बाद ए और बी ऑप्शन बचते हैं। वो कह रहा है कि एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया कि वो ऑलरेडी रीयूजेबल बैग यूज़ कर रहे हैं सिंस द बैन वॉज इनैक्टेड। और बी वाला ये है कि स्टडीज़ ने शो किया है
कि जो सिटीज़ हैं सिमिलर बैंड्स के साथ, उससे मैटर नहीं करता है। क्या होता है कि भी सपोर्ट कर सकता है, एजम्पशन भी सपोर्ट कर सकता है। देखो ना, जो ग्रीनफील्ड का आर्ग्यूमेंट था वो क्या था, अब तुम इसके आर्ग्यूमेंट पे आओगे वापस से। इन्होंने साइट किया, इनका आर्ग्यूमेंट ये कि हम बैन क्यों कर रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और वाइल्ड लाइफ हम कम हो। ठीक, इनका मेन एम ये था, और उन्होंने कहा था कि इससे सस्टेनेबिलिटी होगी। तो ग्रीनफील्ड के जो काउंसिल है उनके क्या आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम बैन करते हैं तो एनवायरमेंट में फर्क नहीं आएगा, वाइल्ड लाइफ पे नहीं होगा डैमेज, और लोग सस्टेनेबल हो जाएंगे। इनके ये argument है। अब तुम ये वाला ऑप्शन देखो ना, बात करती है कि cities with similar bans have seen a marked decrease in plastic waste and improvements in the local wildlife population. नहीं नहीं, वैसे ए भी हो सकता है। नहीं, आई डोंट थिंक, को मैं देखती हूँ एक सेकंड। मेरे को भी ए लग रहा है। क्योंकि मेरे सर ने मेरे को ये बताया था कि जब तुम दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो तुम कंपेयर करके नहीं स्ट्रेंथन कर सकते किसी चीज़ को, कि बाकी की जगह हो गया तो हमारी भी जगह होगा। दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। बट ए में जब उन्होंने बताया कि जैसे ही बैन इनैक्ट किया लोग तुरंत रीयूजेबल बैग्स में आ गए, तो स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, तो गलत है ना उसमें। वीकेंड पे आते हैं, ये जस्ट उसका उल्टा होता है, तुम्हें चैलेंज करना होता है एजम्पशन ऑफ द ऑथर, जो वो अपने प्रेमाइसेस और कंक्लूजन पे आ रहा है, वो जो रास्ता है तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स डालने कि आपने ऐसे कैसे बोला, ऐसा तो फैक्चुअली करेक्ट इनकरेक्ट है एंड ऑल। ट्रिक क्या होती है, आपको ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देखना होता है कि किस, आपको बताना होता है कि जो आपने एविडेंस दिए हैं उस वो कंक्लूजन पे नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मेरे क्योंकि कपड़े बालकनी में भीग गए एंड बिकॉज मेरे लीव्स जो पॉटेड प्लांट्स है बालकनी में उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मैंने बोला इस वजह से बारिश हुई। वीकेंड करने के लिए दूसरा आदमी बोलेगा कि दिस इज पॉसिबल अगर सामने वाले ने ऊपर से पानी फेंक दिया, वीकेंड हो गया। स्ट्रेंथन करने के लिए मैं बोलूँगी कि उस दिन वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट आई थी और बारिश हुई, या फिर मैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बोल सकती हूँ कि जो सामने कार थी इसमें भी पानी के ड्रॉपलेट थे, मतलब ओवरऑल बारिश हुई। ठीक है, आपको देखना होगा कि व्हाट कुड अंडरमाइन द एजम्पशन। अगर ये वर्ड आता है अंडरमाइन द एजम्पशन, इसका मतलब भी होता है वीकेंड करना। ठीक है, एग्जाम्पल है पीपल हु ईट ऑर्गेनिक फूड आर हेल्थियर, सो ईटिंग ऑर्गेनिक फूड इज द बेस्ट वे टू मेंटेन गुड हेल्थ। वीकेंड करने के लिए बताना होगा कि जो लोग ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं लोग वो एक्सरसाइज भी ज़्यादा करते हैं और वो सो भी ज़्यादा रहे।